बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। ये हमने चर्चा की थी। अब आज इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो है आवेग। बहुत इंपॉर्टेंट सी एक परिभाषा है, बहुत बार इस पर प्रश्न आता है, छोटा प्रश्न आता है, 1 नंबर का, आधे नंबर का प्रश्न आता है। आवेग का सीधा सा अभिप्राय ये है, देखिए हम जितनी भी चीजें बल से जुड़ी हुई पढ़ेंगे उनमें उन राशियों को पढ़ने का जो मुख्य कारण है वो है बल का प्रभाव। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि बल का प्रभाव अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है। अगर मैं सामान्य सी बात करूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बल का जो मान है वो कम होता है और वो बल अधिक समय जब कार्य करता है तो उसका प्रभाव बड़ा होता है। इसी प्रकार से कभी कभी बल बहुत बड़ा होता है लेकिन वो कम समय तक कार्य करता है, इसलिए उसका जो प्रभाव है वो सीमित हो जाता है। यानी बल का जो प्रभाव है वो बल के लगने से के साथ साथ कितने समय तक वो बल लग रहा है इस बात पर भी निर्भर करता है। जब भी कोई बल बहुत अल्प समय के लिए, या हम ये कहें कि एक बड़ा बल अल्प समय के लिए कार्य करता है, तो बल और समय का जो गुणनफल है उसे हम आवेग कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे आवेग किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे बल और समय अवधि या समय अंतराल का जो गुणनफल है उसे हम आवेग कहते हैं। ये कब? जब एक बड़ा बल या कोई भी बल अल्प समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं, अल्प समय के लिए जब काम करता है तो उसे हम आवेग कहते हैं। ये जो शब्द आवेग है ये गुस्से से मिलता जुलता शब्द है। कभी कभी कोई गुस्से में आता है तो हम उसे आवेश में आ जाना या आवेग में आ जाना भी कहते हैं, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो उसका जो ग्राफ होता है और आवेग में जो बल का ग्राफ होता है वो लगभग एक जैसा होता है। जब भी कोई उच्च बल अल्प समय के लिए कार्य करता है तो जो बल होता है उसका मान शून्य से लेकर के और अपने उच्च मान तक पहले बढ़ता है और फिर उसके बाद में वापस घटते 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 वापस शून्य आ जाता है। ठीक गुस्से में भी ऐसा ही होता है। जो गुस्से की तीव्रता होती है वो पहले बढ़ती है और फिर अपने उच्चतम मान पर पहुंच करके फिर धीरे 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 कम हो जाती है, और इसीलिए इनको मिलता जुलता नाम दिया गया है। इसलिए हम भाई बहुत बार गुस्से को आवेग कह देते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी भौतिक की परिभाषा देखूं, फिजिक्स के रूप में इसकी परिभाषा देखूं, तो मैं कहूंगा कि जब भी कोई बल अल्प समय के लिए कार्य करे तो बल और समय का जो गुणनफल है उसे हम आवेग कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आवेग का गणितीय सूत्र लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल को शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। आवेग को आई से डिनोट करते हैं क्योंकि अंग्रेजी में इसे इंपल्स कहा जाता है। बल को हम सब जानते हैं एफ से गुणा करते हैं, और जो समय अंतराल है उसे हम टी से या dt से, टी से भी डिनोट कर सकते हो, dt से भी डिनोट कर सकते हो, तो हम इसे dt से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एफ डी टी, आई बराबर हो गया हमारे पास में एफ डी टी। लेकिन जब बल का मान बार बार बदल रहा है तो यहां पर परेशानी यह है कि इस एफ की जगह पर हम कौन सा वाला मान रखें बल का। अगर शुरुआती मान रखते तो 0 है, बढ़ते समय का कोई मान रखते हैं तो वो एक अलग मान है, उच्चतम मान रखे तो वो एक अलग मान है, घटते समय का मान रखे तो वो एक अलग मान है, बल का मान तो कांस्टेंट है ही नहीं। तो यहाँ बल का मान क्या रखा जाए? तब ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये जो आवेग है इसका मान आप एक बार में मत ज्ञात करो, इस पूरी प्रक्रिया को कई सौ टुकड़ों में बांट दो। उन कई सौ टुकड़ों को अगर हम अध्ययन करेंगे तो बहुत अत्यल्प समय के लिए अगर मैं मान ज्ञात करना चाहूं, बहुत अत्यल्प समय के लिए मान ज्ञात करना चाहूं, तो उस अत्यल्प समय के लिए बल को कांस्टेंट माना जा सकता है। और ऐसी स्थिति में उस अत्यल्प समय के लिए जो आवेग मुझे प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे डी आई। उसको हम क्या कहेंगे? डी आई बराबर बल एफ डॉट डी टी। ये जो dt है और जो पहले dt लिखा गया था, इन दोनों में अंतर यह है कि जो पहले dt हमने लिखा था वो कुल समय अंतराल था, और ये जो dt लिखा गया है हमने, ये इस कुल समय अंतराल का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर मुझे टोटल आवेग निकालना है तो हम क्या करें? इस प्रकार से छोटे छोटे निकाल करके उनको जोड़ दीजिए या फिर इसका आप समाकलन कर दीजिए। अब अगर मैं डी आई का समाकलन करना चाहूं तो मेरे पास में डी आई का समाकलन और दूसरी तरफ मुझे डी टी का समाकलन करना पड़ेगा। डी आई का समाकलन कहां से कहां तक? 0 से
आई तक, और डी टी का एफ डी टी का समाकलन कहां से कहां तक, समय t1 से लेकर के t2 तक। t1 प्रारंभिक समय है और t2 अंतिम समय। प्रारंभिक समय को अगर आप 0 मान रहे हो और अंतिम समय को t मान रहे हो तो 0 से 2t हो जाएगा। प्रारंभिक समय को अगर आप 0 नहीं मान करके कोई और मान रहे हो तो अंतिम समय का उसके हिसाब से मान हमारे पास में आ जाएगा। तो t1 और t2 समय के दो मान हमारे पास में। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो बल है वो एक सदिश राशि है और जो समय अंतराल है वो एक अदिश राशि है। जब भी एक सदिश राशि को एक अदिश राशि से गुणा किया जाता है तो प्राप्त होने वाली राशि भी सदिश होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेग है वो एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो आप इस पर सदिश चिन्ह लगा सकते हो। इस प्रकार से समाकलन कर देते हैं। डी आई का समाकलन हम करते हैं आई कहां से कहां तक, 0 से आई तक। और दूसरी तरफ आपके पास में है एफ डी टी। इसका मैं समाकलन नहीं कर रहा हूं, इसको मैं केवल ऐसे ही लिख रहा हूं। मतलब समाकलन करने के बाद में जो भी आएगा वो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं। ऐसे ही इसको हम रख देते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास में ब्रैकेट में आई आया है वो किसके सापेक्ष समाकलन करने पर है, आई के सापेक्ष समाकलन करने पर आया। यानी आई के स्थान पर एक बार उच्च सीमा आई और एक बार निम्न सीमा 0 को हम रखेंगे। तो आई को हटा के वापस आई रखेंगे तो आई आ जाएगा और फिर इसी आई को हटा के हम 0 रखेंगे। देखो हमने क्या किया है यहाँ पर, ध्यान से देखो इसको, हमने आई के सापेक्ष समाकलन किया है। तो अब हम ये जो उच्च और निम्न सीमाएं रखेंगे वो आई, ये हमने यहां पर रख दिया, बराबर इंटीग्रेशन t1 टू t2 एफ डी टी, t1 टू t2 एफ डी टी। अगर मैं आई में से 0 को घटा दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास में आ जाएगा आई बराबर इंपल्स आई बराबर इंटीग्रेशन एफ डी टी। आप सोच रहे होंगे कि सर ने लेफ्ट साइड का तो समाकलन करके मान निकाल दिया लेकिन राइट साइड का समाकलन क्यों नहीं किया। इसलिए कि बल का मान हमें नहीं दिया हुआ है, बल का मान हमें दिया हुआ नहीं है। जब बल का मान दिया जाएगा तो इस समीकरण में हम रखेंगे और रख करके और फिर हम उसका समाकलन करेंगे। क्योंकि बल हमें नहीं दिया हुआ है, बल हमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम यहां पर मान नहीं रख रहे। प्रश्न आया है उमेश का कि हमने समाकलन क्यों किया है। देखो बच्चों, जब भी कोई चीज आपको बताई जाती है तो आप ध्यानपूर्वक उन चीजों को सुने। प्रश्न अगर आप पूछते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न आप पूछते हो उनके जवाब पहले ही दे दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो बल का मान है वो नियत नहीं रहता है, इसलिए ये जो बल का परिवर्तन है 0 से अधिकतम मान तक और फिर अधिकतम मान से वापस 0 तक, इस पूरी अवस्था में अगर मैं समीकरण लिखना चाहता एफ इंटू डी टी तो मेरे लिए समस्या ये थी कि मैं एफ का मान क्या रखता, एफ का सबसे छोटा मान रखता, बीच वाला मान रखता, या अधिकतम मान रखता, या घटते समय का मान रखता। क्योंकि आवेग में क्या होता है, बल का मान प्रारंभ में बढ़ता है, अपने उच्चतम मान तक पहुंचता है और बाद में घट करके 0 हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस पूरी प्रक्रिया में आवेग का मान निकालने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया में आवेग का मान निकालने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को हमने कई भागों में विभाजित कर दिया। छोटे 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 कई भागों में हमने विभाजित कर दिया। वो भाग हमने इतने छोटे लिए कि उस समय अंतराल में जो बल है उसमें परिवर्तन को नगण्य माना जा सकता है या बल में परिवर्तन जो है वो अल्प है। ठीक है, हम अगर एक छोटे समय अंतराल के लिए आवेग निकालें, बहुत छोटे समय अंतराल के लिए आवेग निकालें, तो हमारे पास में सूत्र हो जाएगा एफ इंटू डी टी। अब आप सोच रहे होंगे ये भी तो एफ इंटू डी टी था, ये भी एफ इंटू डी टी है, इन दोनों में अंतर क्या है। जब हमने शुरुआती तौर पर ये एफ इंटू डी टी लिखा था तो ये जो डी टी था ये कुल समय अंतराल था, इस पूरी प्रक्रिया का कुल समय अंतराल। और जब मैं एफ इंटू डी टी लिख रहा हूं तो ये जो समय अंतराल है ये इस कुल प्रक्रिया के एक छोटे भाग के लिए लिया गया। इसलिए ये जो ऊपर वाला एफ डी टी है इसके को हमने आई के बराबर माना था शुरुआत में, और ये जो एफ डी टी इसको हमने डी आई के बराबर माना। ठीक है, तो मैंने एक छोटी प्रक्रिया, एक छोटे से हिस्से के लिए आवेग का मान निकाल लिया डी आई, और उसके बाद में वो जो डी आई का मान आया वो एफ डी टी आया। अब अगर मुझे पूरी प्रक्रिया के लिए डी आई का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसी छोटी छोटे 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 बहुत सारे हिस्से लेंगे और सबके लिए डी आई का मान निकाल करके
जोड़ देंगे, और इन सब छोटे छोटे हिस्सों के लिए मान निकाल करके जोड़ देने को हम समाकलन कहते हैं। जब परिवर्तन एक जैसा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब परिवर्तन एक जैसा होता है तो बहुत सारे छोटे 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 मान निकाल करके जोड़ देने की प्रक्रिया को हम सम, जैसे आप सिग्मा के रूप में बोलते हो, के रूप में लिखा जाता था। और अगर ये परिवर्तन हर भाग में अलग तरह का हो, जैसे प्रारंभ में आप देखोगे बढ़ते हुए क्रम में, बाद में बढ़ने का क्रम धीमा हो गया, और फिर लास्ट में वापस ये घटते हुए क्रम में, तब ये जो छोटे छोटे भागों में निकाले गए मान है, इनको जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं समाकलन। तो हमने पूरा जो मान है आवेग का पूरी प्रक्रिया के लिए एक साथ नहीं निकाल करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन सभी टुकड़ों को जोड़ दिया, और इसीलिए हमारे पास में यहां पर समाकलन आया है। ठीक है उमेश, उमेश समझ में आई बात कि नहीं आई? रिप्लाई करो बेटा। ठीक है, जब भी किसी को कहा जाए कि रिप्लाई करो तो अपना माइक ऑन करके रिप्लाई किया करो, जिससे मैसेज को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, माइक से सभी को पता चल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आवेग का सूत्र हमारे पास में आ गया। आवेग का सूत्र हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पर I बराबर इंटीग्रेशन T1 टू T2 F dt, जहां पर T1 प्रारंभिक समय है और जो T2 है वो उस प्रक्रिया का अंतिम समय है। ठीक है, हमने बात की आवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। अब अगर मैं आवेग के मात्रक की बात करूं तो जो सूत्र था मेरे पास में आवेग का, वो था आवेग बराबर बल इनटू समय अंतराल। ठीक है, यानी कि I बराबर इंटीग्रेशन F dt T1 से T2। तो अगर मुझे मात्रक निकालना है I का तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल का मात्रक लिखना पड़ेगा और dt का मात्रक लिखना पड़ेगा। बल का मात्रक न्यूटन है और dt यानी समय अंतराल का मात्रक सेकंड है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इनटू सेकंड। अब अगर मैं न्यूटन की जगह लिखना चाहूं तो न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर सेकंड एक और है अपने पास में, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये जो मात्रक हमारे पास में आया है आवेग का, ये दोनों ही मात्रक आवेग के एसआई मात्रक है। ये दोनों ही मात्रक क्या है, आवेग के एसआई मात्रक है। अब अगर आपको कोई कहे कि भाई आवेग का सीजीएस मात्रक ज्ञात करो, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन सब की जगह सीजीएस मात्रक लिख देने। तो आई बराबर, जैसे मुझे सीजीएस मात्रक निकालना हो तो न्यूटन यानी बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। और समय सेकंड का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेकंड ही होता है। तो ये हो गया डाइन इंटू सेकंड। ठीक है, एक मात्रक तो ये हो गया। दूसरा मात्रक आई बराबर, ये आप देख रहे हो यहां पर किलोग्राम है, किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह है। तो आपके पास में सीजीएस मात्रक जो है वो हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू बटा सेकंड। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई इसकी विमा निकालो, आवेग की विमा निकालो, तो आवेग का सूत्र हम देखेंगे क्या है, I बराबर इंटीग्रेशन T1 टू T2 F dt, यानी F की विमा और dt की विमा लीजिए और उसको गुणा कर दीजिए, आपके पास में I की विमा आ जाएगी। तो ये I बराबर F की विमा M1 L1 T माइनस 2। ठीक है, और जो dt यानी समय है उसकी विमा हो गई T1, समय की विमा हो गई T1। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, I बराबर M1 L1 T माइनस 2 और T की पावर 1, दोनों का आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, घाते तो जुड़ जाएगा आपके पास T की पावर माइनस का 1। तो ये आपके पास में आवेग की विमा आ गई। ठीक है, आवेग की विमा भी आ गई, आवेग का मात्रक भी आ गया, आवेग की परिभाषा भी आ गई और आवेग का सूत्र भी आ गया। अब इस आवेग पर ही आधारित एक प्रमेय है जिसे आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। अब इस पर जो प्रश्न आता है वो दो तरीके से आता है। पहला प्रश्न सीधा सीधा आता है, आवेग संवेग प्रमेय लिखिए। दूसरा जो प्रश्न है उस आवेग संवेग प्रमेय का जो कथन है उस पर आधारित आता है। तो आवेग संवेग प्रमेय क्या है, आवेग संवेग प्रमेय कहती है कि किसी वस्तु में जो आवेग का मान होता है वो वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है।
यानी वस्तु के संवेग में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, समझ लो उसका आवेग उतना ही ज्यादा होगा। हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। हम सब जानते हैं कि जो I है उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन T1 से T2, T1 से T2 F इंटू dt। ठीक है, ये हम पहले निकाल चुके हैं। हमें यह भी पता है F का जो मान होता है वो होता है dp बाई dt। तो यहां से अगर मैं F का मान निकालना चाहूं तो F dt बराबर क्या हो जाएगा, dp। ये मान इस समीकरण में रख दो, इस समीकरण में रख दिया। I बराबर क्या आ गया आपके पास में, इंटीग्रेशन dp। अब हमेशा याद रखना, जब आपके पास में इंटीग्रेशन जिसके सापेक्ष कर रहे हो, समाकलन जिसके सापेक्ष कर रहे हो, वो बदल जाए तो समाकलन की सीमाएं भी बदल जाती। इस समीकरण में dt की जगह t1 रख दो, तो जो dp है उसका जो भी मान आएगा, यानी समय t1 पर जो आपके पास में संवेग था वो इसकी निम्न सीमा हो जाएगी, और समय t2 पर जो संवेग है वो इसकी उच्च सीमा हो जाएगी। पहले t के सापेक्ष समाकलन कर रहे थे तो t की सीमाएं थी, अब p के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो सीमाएं p की आएंगी। तो t1 क्या है, प्रारंभिक समय। प्रारंभिक समय पर जो भी संवेग हो उसको हम कहेंगे प्रारंभिक संवेग p1 या pi, और t2 अंतिम समय है तो अंतिम समय पर जो संवेग होगा उसको हम कहेंगे अंतिम संवेग p2 या pf। ठीक है, तो हमारे पास में क्या गया, I बराबर इंटीग्रेशन dp। अब अगर मैं आगे इसका समाकलन करना चाहूं तो देखो, मैंने आज भी क्लास में भी ये बताया था और पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो p का समाकलन है वो हमें करना है। मैं यहां पर एक तरीके से करूंगा इसका समाकलन। I बराबर इंटीग्रेशन pi टू pf। यहां पर देखो, जब भी समाकलन करो तो किसके सापेक्ष कर रहे हो, p के सापेक्ष कर रहे हो, तो p का कोई ना कोई पद होना जरूरी है। अब p का पद तो इसमें है ही नहीं, dp को छोड़ करके। dp तो खुद समाकलन का सापेक्षिकता है, किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं हम उसको बता रहा है। तो p का कोई पद नहीं है, तो यहां आप मान लो p की घात 0, क्योंकि किसी भी राशि की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो अगर हम p की घात 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब हम इस समीकरण को 1 से गुणा कर रहे हैं, और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसका समाकलन करूं तो एक सूत्र मैंने आपको बताया था समाकलन का, रॉकेट वाले टॉपिक में भी हमने उस सूत्र को काम में लिया था, और वो सूत्र है x की पावर n का x के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर इस सूत्र से मैं इस राशि का समाकलन करना चाहूं तो तुलना करो, x की जगह तो कौन है, p है, और n की जगह कौन है, 0 है। 0 x की जगह p है और n की जगह 0 है। जब x की पावर n का हम x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये राशि आती है। तो ऐसे p की पावर 0 का करेंगे तो क्या आएगा, ऐसी ही कोई राशि आनी चाहिए। बस आपको x की जगह p लिख देना है और n की जगह 0+1 अपॉन 0+1। बस आपको क्या किया, इस सूत्र में x का स्थान p ने ले लिया। सीमाएं कहां से कहां तक, pi से pf तक। अब I बराबर हमारे पास में क्या हो गया, p की पावर 0+1 यानी कि 1, तो p की पावर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। नीचे है 0+1 1 यानी कि 1 का भाग दे रहे, तो 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको भी मैंने नहीं लिखा। तो ये हो गया pi से pf। अब हमें क्या करना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा के मान रखने। तो जो निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, उनके मान हम जब रखते हैं तो पहले उच्च सीमा रखी जाती है। और किसकी जगह रखनी है, तो पीछे जाओ और ये देखो कि किसके सापेक्ष समाकलन किया है। तो हमने p के सापेक्ष समाकलन किया है, और p के सापेक्ष किया है तो p के स्थान पर रखेंगे। तो ये जो ब्रैकेट में p है, इस p के स्थान पर एक बार आ जाएगी उच्च सीमा pf, फिर माइनस का चिन्ह, और फिर उसके बाद में निम्न सीमा pi। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, I बराबर pf माइनस pi। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो हमें बता रहा है यहां पर, उसको अगर मैं शब्दों में लिखना चाहूं
तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आई है उसका मतलब होता है आवेग, ठीक है। और पी एफ माइनस पी आई का मतलब क्या है? अंतिम संवेग में से अगर प्रारंभिक संवेग घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है। यानी कि पी एफ माइनस पी आई बताता है संवेग में परिवर्तन। डेल्टा पी भी कह सकते हो और संवेग में परिवर्तन भी कह सकते हो, एक ही बात है, संवेग में परिवर्तन। तो हमारी जो प्रमेय थी वो क्या थी? आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। हमने यही तो कहा था कि किसी पिंड का आवेग उस पिंड के संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। किसी भी पिंड का आवेग उस पिंड के संवेग में परिवर्तन के तुल्य आता है। तो जैसा मैंने कहा कि जो प्रश्न है वो दो तरीके से आता है। पहला तो आता है आवेग संवेग प्रमेय लिखो, और दूसरा प्रश्न आता है सिद्ध कीजिए किसी पिंड का आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तब आपको ये समीकरण निकाल करके बता देनी है। एक बार फिर से समझ लें हम इसको। हम सब जानते हैं किसी पिंड पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है F बराबर dp बाई dt। तो dp बराबर हो जाएगा F dt। अब अगर मैं दोनों तरफ समाकलन कर दूं, दोनों तरफ, ये एक नया तरीका भी है, दोनों तरफ समाकलन कर दें तो जो P है उसकी सीमाएं तो हो जाएगी P1 से P2, और जो F dt है उसकी सीमाएं हो जाएगी T1 से T2। ये जो F dt है इसको अपन कहते हैं I, ये हम पहले लिख चुके हैं। तो इसकी जगह तो हमारे पास में I आ जाएगा, और जो dp है उसका अगर मैं समाकलन कर दूं तो आ जाएगा हमारे पास में P, और P की जो सीमाएं हैं वो हो जाएगी P1 से P2। मैंने PI से PF ली थी, इसमें P1 से P2 लिखी है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब अगर मैं ये सीमाएं यहां पर रख दूं तो देखो P की जगह एक बार तो आ जाएगा P2 और एक बार आ जाएगा P1, और इस तरफ आपके पास में रह जाएगा इंटीग्रेशन F dt T1 से T2। और ये जो F dt T1 से T2 है इसका मान हमको पता है आवेग I के बराबर होता है। तो P2 माइनस P1 बराबर I, या I बराबर P2 माइनस P1, एक ही बात है। या I बराबर इसको आप कह सकते हो डेल P, यानी कि आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। तो इस तरीके से हम आवेग और संवेग के मध्य संबंध निकाल सकते हैं। आवेग में परिवर्तन बराबर संवेग में परिवर्तन है, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन है। किसी भी राशि में होने वाले परिवर्तन का मात्रक वही होता है जो उस राशि का मात्रक होता है। जैसे मुझसे कोई कहे कि वेग में परिवर्तन का मात्रक बताओ, तो वेग में परिवर्तन का मात्रक वही होगा जो वेग का होगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरी जेब में 20 रुपए थे और 5 रुपए गिर गए, तो मेरी राशि में कितना परिवर्तन हुआ? 5 रुपए। 5 का 5 रुपए, 5 रुपए का, 5 रुपए का हुआ है, 5 किलोग्राम का नहीं हुआ है, 5 मीटर का नहीं हुआ, 5 एम्पियर का नहीं हुआ, है ना, 5 रुपए का हुआ। 5 रुपए का हुआ। यानी जो चीज थी उसी में परिवर्तन का मात्रक भी वही मात्रक होगा जो मूल राशि का है। तो अगर रुपए में परिवर्तन हो रहा है तो उसका मात्रक वही होगा जो रुपए का है। संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसका मात्रक वही होगा जो संवेग का है। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसका मात्रक वही होगा जो वेग का है। तो ऐसे ही हम यहां कह सकते हैं कि I का मात्रक और संवेग में परिवर्तन का मात्रक यानी संवेग का मात्रक सेम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी दो राशियां बताओ जिनके मात्रक समान होते हैं, तो हम कहेंगे आवेग और संवेग के मात्रक एक जैसे होते हैं, इनकी विमाएं भी एक जैसी होती है। और ये प्रश्न हम पहले एक बार इस प्रश्न को हम क्विज में कर चुके हैं। दो ऐसी राशि के उदाहरण जिनमें आवेग और संवेग के जो विमाएं हैं वो बराबर हैं, वो हमने उस उदाहरण में लिखा था। अब इस संवेग के, इस आवेग के अगर हम उदाहरण दें तो सबसे पहला इसका उदाहरण है जब आप किसी चीज को ठोकर मारते हो तो आपका पांव उस वस्तु के अल्प समय के लिए संपर्क में होता है, लेकिन आपका पांव जितनी तेजी से आकर के उस वस्तु से टकराता है वो वस्तु उतनी देर दूर जाती है। बल कम समय के लिए लग रहा है लेकिन प्रभावी होता है। कैच पकड़ना, किक मारना, जब हम कूदते हैं और कूदने के बाद में जब हम जमीन के संपर्क में आते हैं तो जो बल लगता है वो गोता लगाते समय तैराक जब पानी में कूदता है तो पानी के संपर्क में आता है, वो जब हम किसी वस्तु से टकराते हैं उस समय बल का जो प्रभाव है, ये सब आवेग के उदाहरण हैं। इन सब में बल के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कितने समय तक लग रहा है। अब देखो इसका प्रभाव का कुछ फायदा भी लोग बाग उठाते हैं।
और उसको आम जिंदगी में यूज में लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि अगर अपन किक मारते समय, आपने नोटिस किया होगा, शायद किसी ने नोटिस किया हो, किसी गेंद को किक मारते समय अगर समय को कम कर दिया जाए, यानी पांव को तेजी से लाकर के और बॉल से टकरा दिया जाए, तो बॉल ज्यादा दूर जाती है। और अगर पांव को ज्यादा तेजी से पांव को तेजी से लाने की बजाय धीमी गति से लाकर के और बॉल को पांव से आगे खिसकाया जाए, तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा दूरी पर नहीं खिसका पाएंगे। जब तक पांव के संपर्क में रहेगी वो बॉल खिसकती रहेगी, जैसे पांव से संपर्क हटा वो बॉल आगे बढ़ना कम कर देगी। ये थोड़ा सा जो उदाहरण है वो विचित्र उदाहरण है, लेकिन एक और बहुत बेस्ट उदाहरण आपने नोटिस किया होगा। एक बॉल है, मान लीजिए आ रही है यहां से, और एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है इसे कैच करने के लिए। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बॉल मान लीजिए कि 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है, और इसका जो द्रव्यमान है वो है मान लीजिए 3 किलोग्राम। सपोज मान लो, वैसे तो 3 किलोग्राम की बॉल होती नहीं है, लेकिन मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता। तो इसका जो संवेग है वो हो जाएगा आपके पास में 3 किलोग्राम इंटू 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब ये बॉल आई और इस व्यक्ति ने इस बॉल को कैच कर लिया। ध्यान से समझना मेरी बात को, इस बॉल को इन्होंने कैच कर लिया। तो जैसे इस बॉल को इन्होंने कैच किया, उस स्थिति में इस बॉल का वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और बॉल का वेग 0 हो गया तो बॉल का जो संवेग है वो भी 0 हो जाएगा। प्रारंभिक संवेग हो गया पी आई बराबर 6 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, अंतिम संवेग हो गया 0। तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? हम कहेंगे भाई 6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हो गया। मेरे पास 50 रुपए थे, अब 0 हो जाए तो कितना परिवर्तन हुआ? जितनी मूल राशि थी उतना ही परिवर्तन हो गया प्रारंभ में। तो ऐसे ही प्रारंभ में जो संवेग था वो था 6 किलोग्राम प्रति मीटर इंटू मीटर प्रति सेकंड, और अब 0 हो गया, तो जो परिवर्तन हुआ है वो 6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का हुआ है। ठीक है ना? ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो ये बॉल आ रही थी, एक व्यक्ति यहां खड़ा था। अगर व्यक्ति अपने हाथों को स्थिर रखता है तो क्या होगा? स्थिर रखेगा तो बॉल इससे टकराएगी। ठीक है, बॉल इससे टकराएगी, और जब बॉल हाथ के संपर्क में आएगी, बॉल हाथ के संपर्क में आएगी तो अल्प समय के लिए संपर्क में आएगी। ठीक है, अब जब ये अल्प समय के लिए संपर्क में आएगी तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो भाई आवेग है, आवेग आई, उसका मान तो डेल पी के बराबर है। और डेल पी का मान कितना आया है? डेल पी का मान आया है 6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अभी हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, धनात्मक और ऋणात्मक की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात की बात है। ठीक है, आई बराबर क्या होता है? बल इंटू समय अंतराल। इंटीग्रेशन करोगे तो भी होता तो बल इंटू समय अंतराल ही है। अब अगर ये समय अंतराल घट जाए, सपोज इसको इधर लेके चले जाओ, इधर लेके चले गए, तो हम कहेंगे F बराबर हो जाएगा 6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बटा dt। ठीक है, अगर ये समय अंतराल घट गया, यानी कम है, कम समय के लिए बॉल हाथ के संपर्क में रहती है, तो अगर dt का मान कम हुआ तो बल F का मान बढ़ जाएगा। यानी बॉल हाथ से जब टकराएगी तो हाथ पर तेजी से चोट करेगी। लेकिन अगर आपने इसकी बजाय ऐसा कर दिया कि जैसे ही बॉल हाथ से टकराई, आपने अपनी मुट्ठी को बंद करने या बंद करने जैसी स्थिति में ला करके धीरे 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 या बॉल की गति के अकॉर्डिंग अपने हाथों को आप पीछे ले जाते रहे, जैसा कि कैच पकड़ने वाले लोग करते हैं। वो अपने हाथों को स्थिर नहीं रखते, जिस दिशा में बॉल आती है, बॉल जैसे उनके हाथ के संपर्क में आती है, वो अपने हाथों को भी धीरे धीरे ऊपर से नीचे ले आते हैं। देखा है ना आपने बच्चों? हाँ सर। जो व्यक्ति हाँ सर। धीरे धीरे नीचे गए, अब मान लो कि वो बॉल को धीरे धीरे यहां तक नीचे लेकर के आए, तो इसमें जो समय लगेगा वो पूर्व की तुलना में ज्यादा समय लगेगा। और अगर समय का मान बढ़ गया तो बल का मान क्या होगा? घट जाएगा। और बल का मान घट जाएगा तो
तो इस व्यक्ति के हाथ में चोट नहीं लगेगी। तो चोट से बचने के लिए, चोट से बचने के लिए नंबर एक बात, ये व्यक्ति अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाता। दूसरा कारण, अगर ये अपने हाथों को स्थिर रखता तो बॉल जैसे ही इसके संपर्क में आती ज्यादा बल लगाती और उस बल की वजह से हो सकता है बॉल वापस उछल जाती, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि जितना बल बॉल इस हाथ पर लगाएगी ठीक उतना ही बल हाथ भी बॉल पर लगाएगा। और हाथ पूरी तरह से ठोस, एक दृढ़ ठोस नहीं है तो क्या हुआ, एक लचीला ठोस तो है। और जब ये बॉल पर वापस बल लगाएगा तो बॉल उछल जाएगी और इसके हाथों से निकल जाएगी। लेकिन अगर ये अपने हाथों को ढीला कर ले और धीरे धीरे पीछे की ओर लेके आए तो इस बल का मान घट जाता है, और इस बल का मान घट जाने के कारण जो हाथ द्वारा बॉल पर लगता है, बल लगता है, वो भी कम हो जाता है और बॉल के उछलने की संभावना घट जाती है। इसीलिए जब भी कैच पकड़ते हैं लोग तो वो कैच पकड़ते समय अपने हाथों को बॉल के संपर्क में आते ही पीछे की तरफ धकेलने लगते हैं, ले जाने लगते हैं। तो ये इसका एक उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पानी में जब कोई व्यक्ति कूदता है, ये व्यक्ति पानी में कूदा और यहां पर आया, तो हम सब जानते हैं कि पानी में व्यक्ति जो है वो प्रवेश कर सकता है, ज्यादा समय तक पानी के संपर्क में रह सकता है, ठीक है। इसलिए F बराबर F इंटू डी टी, जो आवेग का मान होता है वो किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के। तो F बराबर क्या हो जाएगा, dp बाई dt, ठीक है। अगर इस समय अंतराल का मान बढ़ गया तो बल का मान घट जाएगा, यानी व्यक्ति द्वारा पानी पर लगाया गया बल और पानी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल कम होगा, और बल कम होगा तो व्यक्ति को चोट नहीं लगेगी। लेकिन यही व्यक्ति अगर धरती पर कूदे तो कूदने पर यह धरती के अंदर प्रवेश तो नहीं कर सकता, और प्रवेश नहीं कर सकता तो ये धरती के कम समय संपर्क में रहता है, और इस वजह से जो बल है उसका मान बढ़ जाता है और व्यक्ति को चोट लगती है। और इसीलिए आप देखोगे कि जब आप ऊंचाई से नीचे कूदते हो, कोई कूदना मत, हाथ पैरों में चोट लग सकती है, तो आप थोड़ी देर के लिए उछलते हो, हल्का सा उछलते। गेंद को भी जब अपन जमीन से टकराते तो वो उछलती है, और पानी में जब अपन भेजते तो उछलती नहीं है। क्यों नहीं उछली भाई पानी में टक्कर करने पर, क्योंकि पानी में संपर्क समय बढ़ गया है, इसलिए जो पानी पर बॉल द्वारा लगाया गया बल है वो घट गया है, और प्रतिक्रिया स्वरूप पानी द्वारा जो बॉल पर लगाया गया बल है वो भी कम है, इसलिए बॉल उछली नहीं। लेकिन जब हम ठोस वस्तु पर उस बॉल को टकरा रहे हैं तो वो ठोस वस्तु के कम समय संपर्क में रहती है, इसलिए बल का मान बढ़ जाता है। और अगर बॉल द्वारा जमीन पर या ठोस वस्तु पर लगाया गया बल ज्यादा है तो उस ठोस वस्तु द्वारा बॉल पर लगाया गया बल भी अधिक होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। इसी बॉल को अगर आप किसी रुई के गद्दे या किसी रजाई पर फेंक करके मारें तो आप देखेंगे कि वो बॉल उछलती नहीं है। क्यों नहीं उछल रही है, क्योंकि ये मान लीजिए रजाई है या कोई गद्दा है, सपोज। जयंत, सोनी अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। ये कोई गद्दा है या रजाई है मान लीजिए, जैसे बॉल इसके संपर्क में आई तो बॉल इस सतह पर एक बल लगाती है। चूंकि रजाई और गद्दे में जो रुई होती है उसमें हवा भरी हुई होती है रुई के विभिन्न भागों के बीच में, और इस वजह से इस पर एक दाब उत्पन्न होता है और ये जो रुई होती है वो नीचे की ओर धंसने लगती है। इसके साथ साथ बॉल भी पीछे की तरफ आने लगती है, यानी बॉल अब रुई के ज्यादा समय संपर्क में रह रही, और ज्यादा समय संपर्क में रहने के कारण जो बल F है उसका मान घट जाता है। समय का मान बढ़ने के कारण बल F का मान घट जाता है, और बल F का मान घट जाने की वजह से जो बॉल द्वारा इस रुई पर लगाया गया बल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और जैसे ये बॉल द्वारा लगाया गया बल कम हो जाता है तो रुई द्वारा जो बॉल पर लगाया गया बल है वो भी कम पड़ जाता है, और इस वजह से ये बॉल प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप उछल नहीं पाती वापस से, ठीक है। अगर हम चीनी मिट्टी के बर्तनों को या किसी ऐसे बर्तन को, कांच के बर्तन को एक कागज में, गत्ते में, रुई में या किसी घास फूस में लपेट दें और लपेट करके मान लीजिए इसको नीचे गिरा दिया, गिर गया अपने से, तो जब ये रुई, कांच, गत्ता
लिपटा हुआ जो कांच का बर्तन है वो धरती के संपर्क में आता है, तो सबसे पहले ये जो बल लगता है वो लगता है इस रुई पर, और ये बल इस कांच तक आते 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 कम तो हो ही जाता है, साथ ही यहां तक पहुंचते पहुंचते इसके संपर्क का समय भी बढ़ जाता है, और समय के बढ़ जाने की वजह से जो बल का प्रभाव है डीपी बाई डी टी से हम कह सकते हैं वो कम हो जाता है। और इस बल का प्रभाव कम होने के कारण इस चीनी मिट्टी के बर्तन पर जो बल का प्रतिक्रिया स्वरूप प्रभाव हो रहा है वो कम हो जाने की वजह से इसके टूटने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर ये सीधे गिरता तो ये अल्प समय में ही इस धरती के संपर्क में पहुंच जाता, या हम कहें अल्प समय के लिए ही धरती के संपर्क में रहता, और एकाएक इस पर उच्च बल कार्य करने लग जाता। समय का मान अल्प होने की वजह से बल का मान उच्च हो जाता, और बल का मान उच्च हो जाता तो इस चीनी मिट्टी के बर्तन पर उच्च बल लगने के कारण इसके टूटने की जो संभावना है वो बढ़ जाती। इसीलिए चीनी मिट्टी के बर्तनों को या टूटने वाली चीजों को हम कई चीजों में लपेट करके और लेकर के जाते हैं। हमने यहां पर आवेग के बारे में देखा, अब हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में। देखिए, हर एक वस्तु जो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में है उस पर पृथ्वी के केंद्र, मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, और ये वस्तु यहां रखी हुई है, तो इस पर पृथ्वी के केंद्र की दिशा में एक बल कार्य करता है। अगर ये वस्तु यहां रखी हुई है तो इस दिशा में, अगर ये वस्तु यहां रखी हुई है तो इस दिशा में केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये बल तो टेढ़ा काम कर रहा है, आपको ये यहां से टेढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप यहां पर खड़े होते हो आसमान से धरती की ओर, ये आसमान है आपके लिए, अब जो यहां पर व्यक्ति है उसके लिए ये आसमान है, जो व्यक्ति यहां पर उसके लिए ये आसमान है, यानी आसमान से धरती की ओर, ठीक है। यहां तो आपको इस चित्र में तो ऐसा लग रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन वास्तव में अगर मैं इसको धरती मानूं तो हम क्या कहेंगे, धरती के बाहर से धरती की ओर आ रहा है, तो धरती की ओर जो बल आएगा वो नीचे की ओर आते हुए दिखाई देगा आपको। तो गुरुत्वीय बल जो कार्य करता है वो हमेशा हम अगर जब भी बनाएंगे तो इसको ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बनाएंगे। ये जो गुरुत्वीय बल है इसका मान भार W बराबर m इंटू जी के बराबर होता है, यानी किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्थिर अवस्था में किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वीय बल है वही वस्तु का भार होता है स्थिर अवस्था में, ठीक है। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु किसी सतह के संपर्क में होती है, ये वस्तु है, ये एक सतह के संपर्क में, तो वस्तु और संपर्क सतह के लंबवत एक बल कार्य करता है जिसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल या प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्योंकि ये लंबवत कार्य करता है इसलिए इसे अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वस्तु इस सपाट सतह पर जब रखी हुई है तो जो सपाट सतह है उसका एक भाग धरती के सापेक्ष झुका हुआ है, एक भाग उठा हुआ है, जैसे फिसल पट्टी, और ये वस्तु रखी हुई है, तब भी ये संपर्क सतह के लंबवत ही कार्य करेगा। तो ये बल जो है वो संपर्क सतह के लंबवत कार्य करता है, ठीक है, इस तरह तरीके से। एक बल और है तनाव बल। जब किसी भी वस्तु को एक डोरी के द्वारा खींचा जाता है तो उस डोरी में तनाव उत्पन्न हो जाता है, तन जाती है वो डोरी, या हम कहेंगे तनी हुई जो डोरी होती है उस पर एक आंतरिक बल कार्य करता है, और ये जो बल होता है उस डोरी का जो खिंचाव की वजह होती है उस वजह के विपरीत दिशा में होता है, हमेशा वस्तु से दूर की दिशा में, वस्तु से दूर की दिशा में होता है। तो ये तनाव बल जो है वो किस में लगेगा, उस डोरी में लगेगा जिस डोरी में तनाव उत्पन्न हो रहा है। एक बल और है प्रत्यानयन बल। आपने देखा होगा कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग का जो ये अग्रभाग है वो आगे की ओर बढ़ते हुए और आगे पहुंच जाता है। तो आपने खींचा जब ये आगे की ओर बढ़ा, लेकिन जब आप छोड़ते हो तो ये वापस पीछे की तरफ जाता है। हम तो ये जानते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, गतिशील है तो वो गतिशील ही बनी रहती है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो। ध्यान से समझना, ये वस्तु है, ये स्प्रिंग है, इतनी छोटी थी, आपने इसको खींचा, खींच करके ये बड़ी हो गई, आपने इसको थोड़ी देर पकड़े रखा, यानी स्प्रिंग स्थिर अवस्था में आ गई है। आपने खींचा इसलिए इस स्प्रिंग का अग्रभाग आगे बढ़ा,
जैसे आप छोड़ते हो तो ये वस्तु पीछे क्यों गई? क्या इस पर किसी ने पीछे की ओर कोई बल लगाया? डेफिनेटली कोई ना कोई बल तो इस पर पीछे की ओर लगा है, जो इसे अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे बल को हम कहते हैं जो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता। इसी प्रकार से अगर मैं एक पिंड को हवा में गिराऊं, ये पिंड यहां पर है, इतना स्थान इस पिंड ने घेरा हुआ है, अगर ये पिंड नीचे आ जाए तो नीचे के स्थान पर जो पहले वायु थी वो ऊपर की तरफ चली जाती, जहां पहले पिंड था उस तरफ चली जाती। तो जब भी कोई पिंड किसी तरल में गति का करता है तो ऊपर की ओर एक बल इस पर कार्य करता है, इस तरल के ऊपर की ओर गति करने के कारण। इसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल।